Yes, good evening, all of you. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Okay. So I'm going to present the screen. Right now we are studying oceanography. अभी हम oceanography के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इससे पहले हमने oceanography में हमने क्या सब पढ़ा. सबसे पहले हमने ओशियन की बॉटम है, हमने उसके बारे में पढ़ा, जिसमें कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, इन सब चीज़ों के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था. ओके, देन वी स्टार्टेड डिस्कस अबाउट कोरल रीफ. हमने कोरल रीफ के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था. ओके, सो आई एम गोइंग टू मैं फिर से अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ. सो यस, सो लेट मी क्लियर इन चैट बॉक्स दैट माई वॉइस इज ऑडिबल. मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही है क्या? इज देयर इज एन नेटवर्क इशू? एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? If I am audible, then type yes in chat box. Yes, okay, thank you. So if in between there अगर कोई नेटवर्क की इशू होगी तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा. ओके, यस. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक. तो अभी हम ओशियनोग्राफी पढ़ रहे हैं. ओके, सो दिस टॉपिक इज, ये टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ओके, yes. So we have started the topic oceanography. The first we have studied about the ocean bottom relief. हमने ocean bottom relief के बारे में पढ़ा. Then we have started coral reef. हमने coral reef और ocean bottom relief और relief, इन ये दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं. We have 6 topics in the oceanography. The third topic we have started, that is ocean current. ocean current के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था. पिछले क्लासेस में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि व्हाट इज वेव एंड हाउ ओशियन करंट इमर्ज. देन इसके बाद ओशियन टाइड पढ़ेंगे. उसके बाद सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर. आप बचपन में बहुत सारे ऐसे कहानी पढ़े होंगे कि समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है. एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द टेम्परेचर ऑफ ओशियंस. ओके, ओशियन की जो टेम्परेचर होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो टुडेज टॉपिक इज ओशियन करंट. तो इससे पहले हम कोरल रीफ के बारे में पढ़े थे. कोरल रीफ क्या होती है? ये कोरल एक पॉलीपस एनिमल होती है जो कि एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है. और कोरल का काम क्या होता है? कोरल का काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करना, और जो प्लांट है वो इसे न्यूट्रिशन देती है फोटोसिंथेसिस करके. सो हमने कोरल रीफ पढ़ा था. सो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज ओशियन करंट. ओके, सो यहाँ पे ओशियन की जो वाटर जो होती है उसमें जो भी मोशंस होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन. द फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकेंड मोशन इज वर्टिकल. ओके, सो हॉरिजॉन्टल मोशन इज ऑफ 2 टाइप. द फर्स्ट वन इज वेव एंड सेकेंड वन इज करंट. तो हमने वेव के बारे में पढ़ लिया था कि हमने वेव के बारे में पढ़ लिया था कि वेव से कैसे मींस हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वेव. दूसरी टॉपिक हमने ओशियन करंट हमने स्टार्ट किया था. इसके बाद हम टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन अपवेलिंग. करंट के बाद हम पहले अपवेलिंग के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट द टाइड्स. सो यहाँ पे आपने वेव के बारे में देख लिया कि वेव क्या होती है एंड हाउ इट प्रोपोगेट. जब आप छोटे होगे तो तालाब में जब आप पत्थर फेंकते होगे तो वहां पे क्या होती थी? वेव जनरेट होती थी. ओके, सो दिस इज द सिंपल ऑब्जर्वेशन. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द वेव. सो ये चीजें हमने सुनामी में भी पढ़ी थी कि कैसे सुनामी कोस्ट पे टकराती है. सो हमारा आज का टॉपिक है मोशन ऑफ ओशियन वाटर, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. और हॉरिजॉन्टल मोशन में जो ओशियन करंट होती है वो हम पढ़ेंगे आज. सो ओशियन करंट आर नैरो एंड शैलो अप टू 500 मीटर डीप. समुद्र की जो सरफेस होती है ओशियन की, उससे 500 की डेप्थ पे ये ओशियन करंट चलती है. और यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है कि सरकम नेविगेट द अर्थ.
मीन्स यहाँ पे आप ओशियन करंट देख रहे हो, तो ये जहां जहां पे आप सी देख पा रहे हो वहां वहां पे ओशियन करंट है। तो ये पिक्चर हमने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया था, जहां पे जो आप रेड लाइन देख रहे हो, रेड लाइन रिप्रेजेंट द वार्म करंट एंड द ब्लू लाइन रिप्रेजेंट द कोल्ड करंट। सो एक और ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे कर सकते हो कि दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल में यहाँ पे लैंड मास ज्यादा है, दैट्स व्हाई देयर इज लेस ओशियन करंट, बट इट साउथ पोल यहाँ पे क्या है, ओशियंस है, इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ओशियन करंट देख रहे हैं। ये जो एरो है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ओशियन करंट, वी विल स्टडी लेटर मींस इन दिस क्लास लेटर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ओशियन करंट। सो मैंने आपको हीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था कि जैसे अर्थ है तो ये इक्वेटर वाला पार्ट पे ज्यादा हीट रिसीव होती है, ओके। ये वाले पार्ट में क्या होगी, हीट ज्यादा रिसीव होगी, एंड द पोलर पार्ट क्या होती है, रिलेटिवली कूलर एज कंपेयर टू इक्वेटर। सो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। सेकेंड इज वार्म वाटर फ्रॉम इक्वेटर एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम पोल्स, ओके। ये यहाँ पे जो रेड का साइन, रेड वाला जो आप देख रहे हो ये वार्म वाटर है, और जो ब्लू वाला जो लाइन देख रहे हो वो क्या है, कोल्ड वाटर। तो इक्वेटर से कोल्ड वाटर वार्म वाटर की तरफ जाती है, और वार्म वाटर कोल्ड की तरफ, कोल्ड वाटर की तरफ आती है। मींस इक्वेटर की वाटर पोल्स पे जाती है, और पोल्स की वाटर कहाँ पे आती है, इक्वेटर पे आती है। सो बट व्हाट आर द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशियन करंट, ये तो हमने देख लिया कि ओशियन करंट क्या होती है, बट वाई इट हैपेंस, इसके पीछे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं कि ओशियन करंट क्यों हैपन होती है। सो देयर आर मेनली 4 रीजन, विंड, इंसोलेशन, ग्रेविटी एंड कोरियोलिसिस फोर्स। सो हमने पिछले क्लासेस में थोड़ा सा इंसोलेशन के बारे में डिस्कस किया था। इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट discuss about the all 4 factor that is responsible for the ocean current. So मैंने आपको ट्रेड विंड के बारे में हाँ, ट्रेड विंड के बारे में मैंने सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस किया था। वी विल अगेन डिस्कस अबाउट द ट्रेड विंड इन क्लाइमेटोलॉजी, जब हम क्लाइमेट के बारे में अध्ययन करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेड विंड इन डिटेल्स। सो ट्रेड विंड्स बेसिकली आप ऐसे याद रखोगे कि साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड। सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। सो साउथ ईस्ट, ये वाली जो साउथ ईस्ट है, ये वाली जो आप एरो देख रहे हो, साउथ ईस्ट से जो एयर नॉर्थ वेस्ट में जाती है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट। तो साउथ ईस्ट से जो नॉर्थ वेस्ट में जो विंड जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड विंड। सो मस्ट ऑफ द करंट फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज एंड पोलर ईस्टर्लाइज, ओके। मींस वेस्ट टू ईस्ट आप बोल सकते हो, दिस इज यस। सो हाँ, यहाँ पे these are the forces that is responsible for the ocean current. The first is wind. तो यहाँ पे मैंने आपको विंड के बारे में क्या बताया कि एक ट्रेड विंड की जो डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। सेकेंड फैक्टर इज इंसोलेशन एंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसे कहते हैं, जैसे अगर वाटर फ्लो होती है, ओके, वाटर कैसे फ्लो होती है, वाटर फ्लोज फ्रॉम द हाई ग्रेडियंट टू द लो ग्रेडियंट, मींस हाई स्लोप टू लो स्लोप। तो ग्रेडियंट मींस डिफरेंस, ओके। ग्रेडियंट जहाँ पे आए उससे आप क्या समझो कि हम डिफरेंस का यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके। जैसे रिवर की वाटर फ्लो करती है, वाटर फ्लो बिकॉज देयर इज अ ग्रेडियंट, ओके, मींस स्लोप में क्या है, डिफरेंस है, दैट्स व्हाई वाटर फ्लो। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर का भी फ्लो होता है। हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखा कि कन्वेंशन करंट थ्योरी में देखा कि कैसे अंदर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कारण जो हीट जनरेट होती है और वो कैसे कन्वेक्टिव करंट में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वोल्केनिज्म और भी अन्य घटनाएं होती है। सो यहाँ पे हम इंसोलेशन पढ़ते हैं। सो इंसोलेशन का मतलब द हीट वी रिसीव्ड फ्रॉम द सन, ओके। हम ये इंसोलेशन हम क्लाइमेट में भी पढ़ेंगे।
सो इंसोलेशन के बारे में आप इतना याद रखो कि द हीट दैट वी रिसीव फ्रॉम द सन इज कॉल्ड इंसोलेशन एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। सिंस यहाँ पे जब हम अर्थ पे रह रहे हैं तो अर्थ की सारी मीन्स सारा भूभाग अर्थ का सेम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव नहीं करती है। ओके, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया दिस इज द इक्वेटर, और हमने जब स्टार्टिंग में जब हमने कॉस्मोलॉजी के बारे में जब हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इन सब के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने इक्वेटर वगैरह सब के बारे में आपको बताया था। सो दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इक्वेटर के पास सनलाइट जो होती है लगभग डायरेक्टली पड़ती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हीट यहाँ पे ज्यादा रिसीव होता है एज कंपेयर टू द पोलर पार्ट। सो वाटर एक्सपैंड अंडर हाई टेम्परेचर, जब व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज anything expands. Okay, so similarly water also expand if you increase the temperature. So ये वाटर कहाँ पे एक्सपेंड होगी, इक्वेटर के पास ये वाटर एक्सपेंड होगी। सेकेंड पॉइंट इज कोल्ड वाटर नियर पोल्स। पोल्स के पास क्या होती है, जैसे अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड आप पढ़े होगे तो वहाँ पे आइस कैप्स हैं, चूंकि वहाँ पे काफी ठंड पड़ती है। सो पोल्स के पास क्या पाई जाती है, कोल्ड वाटर। ओके, सो यहाँ पे चूंकि वाटर लाइटर नियर इक्वेटर देन एट द पोल्स, सिंस एट द इक्वेटर we receive more amount of heat from the sun, we receive more amount of insolation from the sun, that's why water expand at the equator. So कोई भी चीज expand करती है तो वो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, वो lighter हो जाएगी। So that's why at the equator water become lighter as compared to the poles. Okay, equator पे water light क्यों हो जाती है, because यहाँ पे वाटर क्या होती है, एक्सपैंड होती है। ओके, कोल्ड वाटर हैवियर डेंसर सिंक डाउनवर्ड, जहाँ पे पोल्स के पास जो भी कोल्ड वाटर होती है मीन्स मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होती है। तो जैसे वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा एंड व्हेन इट कम्स एट 4 डिग्री सेल्सियस तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मीन्स ऐसा लगेगा कि वाटर क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। मीन्स क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज। ओके, सो इसकी वजह से क्या होगी, एक ग्रेडियंट डेवलप होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज कोल्ड वाटर फ्रॉम पोल्स फ्लो टुवर्ड्स इक्वेटर एट सब सरफेस लेवल टू बैलेंस लॉस ऑफ वाटर एट इक्वेटर। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पोल के पास जो कोल्ड वाटर होती है वो कहाँ पे जाएगी, इक्वेटर के पास जाएगी। क्यों जाएगी, टू बैलेंस द लॉस ऑफ वाटर एट इक्वेटर। आप सोशल साइंस में पढ़े होंगे लो प्रेशर बेल्ट एंड हाई प्रेशर बेल्ट ओशियन के पास बनती है। तो मॉनसून का भी इससे रिलेशन है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। सो इसी तरह यहाँ पर भी टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से कोल्ड वाटर और हॉट वाटर का आपस में एक्सचेंज होता है। सो यहाँ पे हम इस फिगर के माध्यम से समझते हैं कि ये हाउ इंसोलेशन वर्क्स। सो ये वार्म वाटर कहाँ से आ रही है, वार्म वाटर इक्वेटर से आ रही है। ओके, क्योंकि वार्म वाटर एक्सपेंड करी। ओके, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इक्वेटर के पास ज्यादा इन्हें मिल रहा है। ओके, तो वाटर एक्सपेंड किया और ये जो दिस इज अ पोल्स। ओके, पोल्स है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है इसीलिए यहाँ पे ये आइस बन रही है। ओके, सो आइस बनी और यहाँ पे नीचे की जो वाटर है, सपोज करिए कि आप दिस इज अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो नीचे की वाटर है इसकी ये क्या होगी, डेंस हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा एंड द वार्म वाटर यहाँ पे आएगा और कोल्ड वाटर कहाँ पे जाएगा, वापस इक्वेटर के पास जाएगा। ओके, और जैसे आप कन्वेक्शन करंट में पढ़ रहे थे कि नीचे की जो हॉट मैग्मा है वो ऊपर जाती है और ऊपर की जो रिलेटिवली कोल्ड मैग्मा है वो वापस क्या आती है, नीचे आती है। ओके, सो दिस इज अ कन्वेक्शन। इस तरह की आप एक्टिविटीज भी किए होंगे, जैसे आप वाटर को बॉयल करते हो तो कैसे वाटर बॉयल होती है, जो भी वाटर का मीन्स आपका जो वेसल्स है, वेसल्स के जो बॉटम्स में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होती है सबसे पहले वो हीट रिसीव करती है, देन
हीट रिसीव करने के बाद वो मॉलिक्यूल्स क्या होगी, लाइटर हो जाएगी। ओके, क्योंकि हीट रिसीव करने के बाद वो एक्सपैंड करती है, ड्यू टू एक्सपेंशन दे बिकम लाइट, और लाइट होने के बाद वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर का जो कोल्ड वाला वाटर है वो नीचे आ जाएगा, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर इज मोर एज कंपेयर टू द हॉट वाटर। सो ये इस तरीके से हम पानी को गर्म करते हैं अपने कैटल में। सो सिमिलर थिंग्स हैपन इन ओशियंस आल्सो। सो हाँ, इसके बाद ये इंसोलेशन, ये पहला क्या था हमारा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, मीन्स टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से। दूसरी क्या है, सैलिनिटी ग्रेडियंट। यहाँ पे सैलिनिटी का मतलब वाटर में NaCl की मात्रा। सो सैलिनिटी इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ वाटर। सो वाटर में क्या होती है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। वाटर का केमिकल फॉर्मूला आप जानते होंगे, दैट इज H2O। ओके, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। सो वाटर और NaCl मिलेगा तो जैसे आप 100 ml वाटर में 10 ग्राम आप NaCl मिला दो तो वो क्या हो जाएगी, वाटर की डेंसिटी क्या किया, इंक्रीज कर गया। क्योंकि जो भी जब आप वाटर में जब आप NaCl मिलाओ फिर उसे आप स्टीर करोगे, देन व्हाट हैपेंस, आप 11th आई थिंक, हाँ ये सब 12th के फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, क्रिस्टल लैटिस वगैरह सब। अगर आपको 12th में फिजिक्स या केमिस्ट्री में, आई डोंट रिमेम्बर कंप्लीटली। सो मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसमें वो NaCl ब्रेक होकर के जाकर के वो एडजस्ट हो जाती है। ओके, तो आपने क्या किया, 100 ml ऑफ वाटर में 10 ग्राम NaCl मिलाया। सो फाइनली व्हाट हैपेंस, द डेंसिटी ऑफ द वाटर विल इंक्रीज। आपको सिर्फ यह ध्यान यहाँ पे देना है कि हमने वाटर में वाटर में कुछ हमने सॉल्ट मिलाया एंड फाइनली द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ओके, सो डेंसिटी क्या होगी, वाटर की इंक्रीज कर गई। तो जो जो चीजें डेंस होती है वो कहाँ पे जाती है, वो बॉटम में जाती है, उसे नीचे वो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, नीचे जाने की। हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ा कि व्हेन द ओशियनिक प्लेट एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये दोनों जब टकराती है या ट्रेंचेस के पास जो मिलती है, तो ओशियनिक प्लेट का क्या होता है, सबडक्शन होता है। ओशियनिक प्लेट क्या होती है, नीचे चली जाती है। ओके, और वो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द ओशियनिक प्लेट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो जो चीजें, जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे जाती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाती है। जैसे एयर, जैसे आपके आसपास में एयर है, जैसे घर, एक उदाहरण मैं देता हूँ, घर घर में जो वेंटिलेटर होती है, ओके, वो मीन्स सबसे ऊपर में लगाया जाता है। ओके, रोप के जस्ट बिलो में वेंटिलेटर लगाई जाती है, वेंटिलेशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी हमारे घर में जो भी एयर है हमारे आसपास जो हॉट हो रही है, एयर हॉट होने के बाद वो उसकी कैपेसिटी होगी ऊपर जाने की, और ऊपर में हमने वेंटिलेशन दिया है। ओके, और जिसकी वजह से वो हॉट एयर बाहर चली जाएगी। ओके, सो दिस इज जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसर एंड लेस डेंसर। यस, हाँ, less saline water move toward high saline water on the surface. High saline water move towards less saline water at the subsurface. Equator rainfall, less saline water. Poles iceberg, high saline water. इक्वेटर के पास क्या होती है, रेनफॉल बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। जैसे बहुत सारे जो लैटिन अमेरिका या अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट है, डेट वो क्या है, इक्वेटर के आसपास में है। तो वहां पे क्या होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। ओके, तो इक्वेटर के पास अगर रेनफॉल बहुत ही ज्यादा होती है तो वहां पे जो ऑसियंस हैं उसमें भी रेन वाटर जाएगी। जो भी कॉन्टिनेंट से रिवर जाती है वो भी ऑसियंस में फाइनली मिलती है। तो क्या होगा, इक्वेटर के पास जो ओशियंस हैं उसकी जो वाटर होगी लेस सेलाइन होगी। ओके, वेयर एज पोल्स पोल्स की जो वाटर होगी दैट इज हाई सेलाइन वाटर। इक्वेटर के पास जो वाटर है लेस सेलाइन, पोल्स के पास हाई सेलाइन।
and less saline water move toward the high saline water of the surface. So this is the ये हमने पढ़ा कि salinity gradient की वजह से यहाँ पे ओशियनिक करंट यहाँ पे होता है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं that affects the oceanic current effect। यस, तो हम यहाँ पे अब हम कोरियोलिसिस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। right now we are discussing about the ocean current. So there are these are some forces that are responsible for oceanic current. The first one is wind, second one is insolation, third is gravity, and fourth one is Coriolis force. So we have discussed about the wind. हमने wind के बारे में डिस्कस किया कि जो भी ट्रेड विंड है वो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाती है। अगर विंड फ्लो करती है तो ओशियंस के ऊपर में जो वाटर है, वाटर तो विंड अपने साथ वाटर को भी क्या करना चाहेगी, फ्लो करेगी। ओके, जैसे आप पॉन्ड के पास कभी आप बैठे होगे और विंड चल रही होती है तो आपको ऐसा एहसास होता है कि विंड की डायरेक्शन में भी पॉन्ड में जो वेव बन रही है दैट इज सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। सेकेंड इज इंसोलेशन। इंसोलेशन में हमने दो चीजें पढ़ा। द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, सेकेंड वन इज सैलिनिटी ग्रेडियंट। इसके बाद हम अब कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो कोरियोलिसिस फोर्स इज समथिंग न्यू फॉर यू। सो यहाँ पे हम कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो अर्थ की जो मूवमेंट होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। ओके, ये क्या है, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। सो आप डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन जब आप बनाते होगे तो आप क्या लिखते होगे, नॉर्थ ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। न्यूज NEWS आप ऐसा करके आप मैपिंग करते होगे आप। हाँ, तो डायरेक्शन सेंस शायद आपने रीजनिंग्स के टॉपिक्स में CSAT का हमारा जो क्लास होता है उसमें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफी स्टार्टिंग्स में। सो दिस इज द नॉर्थ, ये क्या है, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, ये वाला क्या है, ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। ओके, मैं यहाँ पे अभी मार्कर का यूज नहीं कर सकता हूँ। सो अर्थ की जो रोटेशन होती है वो वेस्ट से ईस्ट होती है। अर्थ की रोटेशन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, मींस दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। सो अर्थ कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्टवर्ड मोशन ऑफ द अर्थ। ओके, ये हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में हमने पढ़ा, तो उस समय में भी आपको हमने बताया था। सो अर्थ कैसे होती है, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का मूवमेंट होता है। सो यहाँ पे क्या होती है, जैसे जैसे अगर आपको इस पॉइंट से, ये क्या, दिस इज अ रॉकेट। ओके, आपको ये रॉकेट को नॉर्थ पोल पे भेजना है। ओके, आपको इस रॉकेट को नॉर्थ पोल पे भेजना है, तो आपका एक्सपेक्टेड पाथ क्या होगा। जैसे आपको मैं ये फिगर दे दूं और आपसे पूछूं कि इस रॉकेट को यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको भेजनी है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट बोलोगे कि डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा। Okay, so this is the expected path, but we know that Earth rotate from west to south. Okay, Earth की जो west to eastward motion होती है, उसकी वजह से अगर आप ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे इस रॉकेट को छोड़ोगे, then it will not reach to the poles. So actual path क्या होगा, this will be actual path, ये आपका क्या होगा, एक्चुअल पाथ होगा। ओके, सो ये अभी हम किस केस की बात कर रहे हैं, दिस इज द केस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है दैट आर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब हम यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे। तो आप इक्वेटर पे खड़े हो और इक्वेटर से आपको साउदर्न हेमिस्फीयर पे क्या भेजनी है, आपको एक रॉकेट भेजनी है। सो द स्ट्रेट लाइन इज द एक्सपेक्टेड पाथ, बट आपको एक्चुअल में अगर आपको भेजनी है तो जो यहाँ पे कर्व पार्ट है, जहाँ पे एक्चुअल पाथ यहाँ पे लिखा है, सो दिस इज योर एक्चुअल पाथ टू सेंड द रॉकेट एट द साउथ पोल। सो in the first
in the first case, in the case of the northern hemisphere, projectile fired northward. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करनी होगी, एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर यू हैव टू प्रोजेक्ट इन साउथ वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ देर के बाद एक एनिमेटेड वीडियो देखेंगे, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। मे बी आपको अभी समझ में नहीं आया हो। मैं कुछ और एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे अगर हम ओके, मैं अभी लिख नहीं सकता हूँ। ओके, मैं क्लास के लास्ट में मैं ड्राइंग करके एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं ऐसे ही ऑरली बता दे रहा हूँ। लेट अस सपोज एक साइकिल जा रहा है। ओके, एक साइकिल जा रहा है और आप साइकिल के लेफ्ट में आप खड़े हो। ओके, तो यस, एक मिनट। हाँ, ये दिस इज द मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको बताता हूँ। आप प्रोबेबली आप रोटेशन में 11th में रोटेशन की फिजिक्स में रोटेशन एक चैप्टर्स है, उसमें अगर आप पढ़ने का मौका मिला हो तो पढ़े होगे। सो दिस इज द स्ट्रेट पाथ। ये क्या है? दिस इज द स्ट्रेट पाथ। ये क्या है? एक सड़क है। ओके, तो इस पे एक साइकिल जा रही है, एक साइकिल आगे जा रही है। ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट एक साइकिल जा रही है और आप इस साइड में खड़े हो। आप इस साइड में खड़े हो। ओके, तो आपको साइकिल की जो व्हील की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी या क्लॉकवाइज दिखेगी। ओके, तो व्हेन यू ऑब्जर्व, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो और आप ऑब्जर्व करोगे तो साइकिल की जो व्हील है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और जब आप इस साइड आ जाओगे, सड़क के अपोजिट साइड में, तो साइकिल की जो व्हील है, साइकिल की जो व्हील है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मूव करते दिखेगी। ओके, जब आप अपोजिट साइड में आ जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो चीजें मूव करती हुई दिखेगी। थोड़ा आप घर पे ये चीजों इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे के समझना। हम फिर एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से ये कोरियोलिसिस इफेक्ट को हम और भी डिटेल्स में देखेंगे। उसमें भी और भी हम ओशियन करंट के बारे में कुछ चीजें समझेंगे। सो आपको यहाँ पे याद क्या रखनी है? व्हेन यू प्रोजेक्ट अ फायर, व्हेन यू प्रोजेक्ट अ रॉकेट फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल, देन यू हैव then the projectile should be in north direction. In case of when you are from when you project a rocket from the equator to the south pole, then the actual path should be in the southward direction. Okay, so ये चीज आप याद रखो कि हाँ, यस, यहाँ पे एक यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 का एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चंस, ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ। आई थिंक yes. So the question is, consider the following factor. There are 4 factors given here. The first one is rotation of the earth. Second is air pressure and wind. Third is density of ocean water, and fourth one is revolution of the earth. So which of the above factor influence ocean current? अभी हमने ocean current के बारे में पढ़ा, and we also studied about the factor that influence ocean current. So there are, यहाँ पे आपको चार फैक्टर्स दी गई है और आपको इससे चूज करना है कि विच ऑफ द अबव फैक्टर इन्फ्लुएंस ओशियन करंट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूँ, फिर मैं आपसे आंसर पूछूंगा। सो फर्स्ट वन इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। मीन्स अर्थ जो रोटेट होती है, तो अर्थ की जो रोटेशन होती है, तो अभी हमने जस्ट कोरियोलिसिस इफेक्ट में पढ़ा कि जब आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल पे आप रॉकेट को डालोगे, देन यू हैव टू, आपको उस केस में आपको नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट की एक्चुअल पाथ होगी। बट इन द केस ऑफ साउथ पोल, इसकी रॉकेट की एक्चुअल पाथ क्या होगी? साउथ डायरेक्शन में। तो ये क्यों होता है? ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मीन्स ये जो एक्चुअल पाथ है
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। ओके, सो ये पहला फैक्टर क्या कर रहा है, ओशियन करंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो फर्स्ट ये पहला फैक्टर क्या कर रहा है, ओशियन करंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सेकेंड इज एयर प्रेशर एंड विंड। ओके, तो अभी हमने पढ़ा विंड के बारे में कि ट्रेड विंड क्या होती है, ट्रेड विंड साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है एंड इट अफेक्ट्स द ओशियनिक करंट। सिमिलरली एयर प्रेशर भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। थर्ड वन इज डेंसिटी। तो हमने डेंसिटी में दो चीजें पढ़ा। द फर्स्ट वन इज इन द केस ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट में हमने यह पढ़ा कि इक्वेटर के पास का जो रीजन है दैट रिसीव्स मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द पोल्स। तो इक्वेटर के पास की जो ओशियंस की जो वाटर है वो क्या हो जाएगी, वार्म होगी, वार्म होने की वजह से एक्सपेंड होगी एंड फाइनली द डेंसिटी ऑफ द वाटर विल डिक्रीज। एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कम एट द पोल्स, वहाँ पे सनलाइट कम आती है जिसकी वजह से वहाँ की वाटर क्या होती है, कोल्ड होती है। तो इक्वेटर के पास हॉट वाटर है और पोल्स के पास कोल्ड वाटर है। And in other word we can also say that in equator we have less dense water whereas at poles we have more dense water. So यहाँ पे density difference है और also you can say there is pressure difference. So जिसकी वजह से क्या होगी, ocean current flow करेगी. And the fourth one is revolution of the earth. So आपने पहले ही स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या अंतर है। रोटेशन से डे और नाइट की जो प्रक्रिया होती है दैट इज ड्यू टू द रोटेशन एंड द चेंज ऑफ सीजन इज ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पे ओशियन करंट में रिवॉल्यूशन का कोई भी योगदान नहीं है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें रिवॉल्यूशन कहीं पर भी नहीं आया। सो द फर्स्ट वन इज फर्स्ट फैक्टर दैट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ influence the oceanic current. Okay, second is air pressure and wind also influence the oceanic current. Third is density of ocean water also influence the ocean current, whereas revolution of earth doesn't influence the oceanic current. So the yes, so the correct answer should be B, 1 2 1 2 and 3. Okay, सो ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में 2012 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हम कुछ क्वेश्चन शामिल करते जाएंगे। ओशियनोग्राफी से कुछ मीन्स ठीक ठाक क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1 2 and 3, रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, थर्ड इज डेंसिटी ऑफ वाटर। सो रोटेशन ऑफ अर्थ, कोरियोलिसिस इफेक्ट, एयर प्रेशर एंड विंड, प्लैनेटरी विंड, डेंसिटी ऑफ वाटर, सैलिनिटी। ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का आप यस। सो वन मोर क्वेश्चंस फ्रॉम 2012 बट वी विल डिस्कस लेटर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे वर्ल्ड मैप यहाँ पे दिया गया है। दिस इज द ओशियन करंट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो ओशियन करंट है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। सो जो भी ब्लू लाइन है दैट इज कोल्ड करंट और जो रेड वाली लाइन है वो क्या है, वार्म करंट। तो एक चीज आप याद रखो कि जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट दोनों मिलती है, जैसे यहाँ पे ब्राजील के पास मिल रही है, ये पेरू के पास यहाँ पे है, ये जापान के पास यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो इस केस में मीन्स ये क्या है, फिश के लिए, फिश के ब्रीडिंग के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। ओके, तो दिस इज द ओशियन करंट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स अलग अलग ओशियन करंट है, पैसिफिक ओशियन करंट, अटलांटिक ओशियन करंट। ओके, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं ओशियन करंट के बारे में। ओके, सो दिस वीडियो इज ऑफ अराउंड 4 मिनट। आई एम गोइंग टू प्ले द वीडियो।
वीडियो की वॉइस आपको सुनाई दे रही थी क्या? वीडियो की वॉइस आपको सुनाई दे रही थी क्या? अभी मैं स्टॉप किया हूँ वीडियो को। ओके ओके, सो आई एम गोइंग टू अगेन प्ले दिस वीडियो। थोड़ा ये ध्यान से वीडियो सुनिएगा। ये मीन्स ओशियन करंट के बारे में ये एक एनिमेटेड वीडियोस है। तो इसमें होता क्या है कि बहुत पहले एक शिप जा रही थी, उसमें बहुत सारे टॉयज के जो डक्स होते हैं, डक्स वो थे, और वो शिप क्या हो गई, समंदर में जाकर के कहीं पे डूब गई। ओके, कोई भी इंसिडेंट होने की वजह से। तो उसमें जो डक्स थी वो टॉय थी, तो टॉय बेसिकली प्लास्टिक वगैरह का बना होता है। तो वो टॉय सी के फ्लोर पे तैरना, स्विम करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो वो टॉय जैसा हमारा ओशियन की जो ओशियनिक करंट की जो डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन में वो टॉय पूरे ओशियंस में क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद ओशियनिक करंट के बारे में मीन्स और भी चीज़ें डिस्कस की गई। सो ये यहाँ पे मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 4 मिनट 4.5 मिनट का ये वीडियोस आपको यहाँ पे ये है। सो आई एम गोइंग टू प्ले दिस वीडियो। In 1992, a cargo ship carrying bath toys got caught in a storm. Shipping containers washed overboard, and the waves swept 28,000 rubber ducks and other toys into the North Pacific. But they didn't stick together. Quite the opposite. The ducks have since washed up all over the world, and researchers have used their paths to chart a better understanding of ocean currents. Ocean currents are driven by a range of sources: the wind, tides, changes in water density, and the rotation of the Earth. The topography of the ocean floor and the shoreline modifies those motions, causing currents to speed up, slow down, or change direction. Ocean currents fall into two main categories: surface currents and deep ocean currents. Surface currents control the motion of the top 10% of the ocean's water, while deep ocean currents mobilize the other 90%. Though they have different causes, surface and deep ocean currents influence each other in an intricate dance that keeps the entire ocean moving. Near the shore, surface currents are driven by both the wind and tides, which draw water back and forth as the water level falls and rises. Meanwhile, in the open ocean, wind is the major force behind surface currents. As wind blows over the ocean, it drags the top layers of water along with it. That moving water pulls on the layers underneath, and those pull on the ones beneath them. In fact, water as deep as 400 meters is still affected by the wind at the ocean's surface. If you zoom out to look at the patterns of surface currents all over the Earth, you'll see that they form big loops called gyres, which travel clockwise in the northern hemisphere and counterclockwise in the southern hemisphere. That's because of the way the Earth's rotation affects the wind patterns that give rise to these currents. If the Earth didn't rotate, air and water would simply move back and forth between low pressure at the equator and high pressure at the poles. But as the Earth spins, air moving from the equator to the North Pole is deflected eastward, and air moving back down is deflected westward. The mirror image happens in the southern hemisphere, so that the major streams of wind form loop-like patterns around the ocean basins. This is called the Coriolis effect. The winds push the ocean beneath them into the same rotating gyres, and वॉइस इको कर रही थी क्या? ओके, यस। ओके, मैं फिर से ओके, मैं 1 मिनट का समय दीजिए। because water holds onto heat.
more effectively than air, these currents help redistribute warmth around the globe. Unlike surface currents, deep ocean currents are driven primarily by changes in the density. आई थिंक अभी मैंने जो प्ले किया, अभी आपको अभिदाव टिको की आवाज़ आ रही थी क्या? यस, ओके। सो आई एम गोइंग टू प्ले अगेन। थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियोस को देखिएगा, ओके। आप पहले आप कमेंट कर देते तो मैं करेक्ट कर देता। थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा ताकि मैं, सो आई एम गोइंग टू म्यूट माई सेल्फ। Storm. Shipping containers washed overboard, and the waves swept 28,000 rubber ducks and other toys into the North Pacific. But they didn't stick together. Quite the opposite. The ducks have since washed up all over the world, and researchers have used their paths to chart a better understanding of ocean currents. Ocean currents are driven by a range of sources: the wind, tides, changes in water density, and the rotation of the Earth. The topography of the ocean floor and the shoreline modifies those motions, causing currents to speed up, slow down, or change direction. Ocean currents fall into two main categories: surface currents and deep ocean currents. Surface currents control the motion of the top 10% of the ocean's water, while deep ocean currents mobilize the other 90%. Though they have different causes, surface and deep ocean currents influence each other in an intricate dance that keeps the entire ocean moving. Near the shore, surface currents are driven by both the wind and tides, which draw water back and forth as the water level falls and rises. Meanwhile, in the open ocean, wind is the major force behind surface currents. As wind blows over the ocean, it drags the top layers of water along with it. That moving water pulls on the layers underneath, and those pull on the ones beneath them. In fact, water as deep as 400 meters is still affected by the wind at the ocean's surface. If you zoom out to look at the patterns of surface currents all over the Earth, you'll see that they form big loops called gyres, which travel clockwise in the northern hemisphere and counterclockwise in the southern hemisphere. That's because of the way the Earth's rotation affects the wind patterns that give rise to these currents. If the Earth didn't rotate, air and water would simply move back and forth between low pressure at the equator and high pressure at the poles. But as the Earth spins, air moving from the equator to the North Pole is deflected eastward, and air moving back down is deflected westward. The mirror image happens in the southern hemisphere, so that the major streams of wind form loop-like patterns around the ocean basins. This is called the Coriolis effect. The winds push the ocean beneath them into the same rotating gyres, and because water holds onto heat more effectively than air, these currents help redistribute warmth around the globe. Unlike surface currents, deep ocean currents are driven primarily by changes in the density of seawater. As water moves towards the North Pole, it gets colder. It also has a higher concentration of salt, because the ice crystals that form trap water while leaving salt behind. This cold, salty water is more dense, so it sinks, and warmer surface water takes its place, setting up a vertical current called thermohaline circulation. Thermohaline circulation of deep water and wind-driven surface currents combine to form a winding loop called the global conveyor belt. As water moves from the depths of the ocean to the surface, it carries nutrients that nourish the microorganisms which form the base of many ocean food chains. The global conveyor belt is the longest current in the world, snaking all around the globe, but it only moves a few centimeters per second. It could take a drop of water 1,000 years to make the full trip. However, rising sea temperatures are causing the conveyor belt to seemingly slow down. Models show this causing havoc with weather systems on both sides of the Atlantic, and no one knows what would happen if it continues to slow or if it stopped altogether. The only way we'll be able to forecast correctly and prepare accordingly will be to continue to study currents and the powerful forces that shape them. What about the creatures that adapted to survive?
Yes, so we have seen a wonderful animated video of ocean current. Okay, so यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने ओशियन करंट के बारे में काफी अच्छी एनिमेटेड वीडियोस देखी. You can also watch similar types of videos. Okay. यस, सो मैंने लगभग जितने टॉपिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया, डेंसिटी, सैलिनिटी ग्रेडियंट और वेदर इट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, सारी चीजें का आपने रिकैप उस वीडियो के माध्यम से किया. सो एनिमेटेड वीडियो आपको दिखाने का यह उद्देश्य था कि जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसका आपके माइंड में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके माइंड में रहे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज अप व्हीलिंग एंड डाउन व्हीलिंग. तो यहाँ पे टॉपिक क्या है ये आप अभी भूल जाओ. यहाँ पे हम इस फिगर को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अप व्हीलिंग एंड व्हाट इज डाउन व्हीलिंग. इससे पहले मैं आपको पहले आकर के बता देता हूँ कि यस, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल ओशियनिक मोशन ऑफ ओशियन वाटर की जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है दैट इज वेव एंड करंट, ये दोनों टॉपिक्स हमने देख लिए. Now we will discuss about the vertical motion that is upwelling and tide. Upwelling and tide. So यहाँ पे मैं upwelling को यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ. Yes, so this is the ocean. This is the ocean. तो ओशियन में वेव की मूवमेंट कैसे होती है, ऐसे. ये जो हायर पॉइंट जो बनता है उसे हम क्रेस्ट बोलते हैं, जो लोअर की जो पॉइंट होती है उसे ट्रफ बोलते हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज वेवलेंथ, और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड द वेवलेंथ. ओके, ये आप फिजिक्स में वेवलेंथ पढ़े होगे, या मैथमेटिक्स में साइन वेव फंक्शन ईटीसी आप पढ़े होगे. ओके, एंड दिस इज द हाइट ऑफ वेव. ओके, और वाटर की जो मोशन होती है ये सर्कुलर मोशन होती है. ये हमने जब वेव पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि एक ग्राफिक्स के जरिए आपने देखा कि हाउ वाटर पार्टिकल्स रोटेट इन दिस फैशन इन अ सर्कुलर मैनर. सो द विंड एक्सर्ट स्ट्रेस ऑन द, ये एक मेन लेयर यहाँ पे इसे कहते हैं. अभी आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है. ओके, so the wind exerts stress on the ocean surface proportional to the square of the wind speed and in the direction of the wind. तो ओवरऑल यहाँ पे यह कहना है कि जो भी विंड फ्लो करती है, विंड क्यों फ्लो करती है. ओके, ये मीन्स ट्रेड विंड, जैसे हमने प्रेशर डिफरेंस पढ़ा, जैसे हमने टेम्परेचर डिफरेंस पढ़ा या सैलिनिटी डिफरेंस पढ़ा, तो उसकी वजह से ओशियनिक करंट फ्लो करती है. सो यहाँ पे विंड फ्लो करती है जिसकी वजह से यहाँ पे वेव का क्रिएशन होता है. एंड हियर इट इज रिटन दैट मींस विंड जो ओशियनिक सरफेस पे जो स्ट्रेस एक्सर्ट करती है, स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, अगर 10 न्यूटन फोर्स है और इसे 5 मीटर स्क्वायर पे मैं लगाऊंगा तो 10/5 दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So this is the stress. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, stress is force per unit area. So the wind exert stress on the ocean surface. जो ओशियन की जो सरफेस है उस पे विंड क्या करती है, स्ट्रेस एक्सर्ट करती है. एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ विंड स्पीड. मींस विंड की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ओशियनिक सरफेस पे वो स्ट्रेस डेवलप करेगी. And this motion extend to a depth of around 100 मीटर. एयर से जो स्ट्रेस डेवलप होता है ये लगभग 100 मीटर की डेप्थ तक ये प्रभावित रहती है. सो यहाँ पे हम इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस टाइप ऑफ, मींस अगली क्लास में हम जब मिलेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट द अपवेलिंग. अगली क्लास में भी हम एक एनिमेटेड वीडियो देखेंगे और एक क्वेश्चन जो कि पहले छूट गया है वो हम अगले क्लास में करेंगे. ओके, सो एक मिनट. हाँ, तो यहाँ पे ओशियनिक वाटर की जो मोशन है ये हमने हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ लिया. अगले क्लास में हम अपवेलिंग एंड टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे. जो भी ओशियन की जो ओशियन वाटर की जो मोशन होती है
वो हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल में हमने वेव और करंट के बारे में पढ़ा। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट अपवेलिंग एंड टाइड्स। ओके, सो आज का क्लास में 5 मिनट पहले एंड कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चंस है देन आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। In next class we will start from upwelling.